Hello everyone. So welcome to the Mahesh Tutorials ICB lectures, that is of physics. Now, on the first part, what is ICB? ICB is the intensive care batch and यहाँ पे हम main topic discuss करेंगे कि exam point of view से board point of view में से कि what will be the main topics and what are the important topics. तो first of all हम लोग सबसे पहले एक chapter wise tentative weightage देख लेते हैं. Gravitation, periodic classifications, lenses, refractions of light, heat. तो यहाँ पे सारे आपके वेटेज हैं. दीस आर द टेंटेटिव वेटेजेस. मतलब अगर 3 मार्क का बोला है तो एक जरूरी नहीं है 3 मार्क का आएगा, उसके आसपास का आएगा. तो दीस आर द वेटेजेस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर्स ऑफ साइंस वंस, ऑल द 10 चैप्टर्स. तो टोटल वी कैन अज्यूम दैट टोटल मार्क्स विद ऑप्शन इज 60, विदाउट ऑप्शन इज 40. व्हाट इज द पेपर पैटर्न? हमारा अगर जो पेपर पैटर्न देखेंगे तो इट्स वेरी इजी पेपर पैटर्न. तो लेट्स गो अवे फॉर द पेपर पैटर्न. Question number one, you might have all attempted the prelim papers from school and other classes. Now, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या आता है? एमसीक्यूज आता है ना? सो एमसीक्यूज कितने आते हैं? 5 एमसीक्यूज आते हैं और जहां पे हमें 5 के 5 अटेम्प्ट करने थे. ऑल आर कंपलसरी. जहां पे हमें ऑप्शन बताना इंपॉर्टेंट है, वेदर द ऑप्शन इज ए, बी, सी और डी. जो आप मॉडल आंसर पेपर में चेक कर सकते हो कि व्हाट इज अ मेथड टू राइट द आंसर. 5 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे आपको. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1 बी, जो कि डू एज डायरेक्टेड होगा, जहां पे फिलअप से एक भी आने वाले नहीं है. तो सर यहां से क्या क्या पूछ सकते हैं? यहां से आपको पूछ सकते हैं कंप्लीट द एनालॉगी, कोरिलेशंस, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम एंड द डिफरेंट क्वेश्चंस. बट यहाँ पे फिलअप्स नहीं आएंगे, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे. तो यहाँ पे 10 मार्क्स का वी हैव कवर्ड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम 10 चैप्टर्स. यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं है. Then we have question number 2A, scientific reasons. Attempt any two. जहां पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना, उसमें से एक केमिस्ट्री का होगा और एक फिजिक्स का होगा. Total marks for attempting 2 questions will be 4 marks and with option will be 6 marks. Then comes question number 2B, जहां पे you all will be attempting 3 questions out of 5, जहां पे 2 केमिस्ट्री का होगा, 2 फिजिक्स का होगा. Each will be of 2 marks. और अगर आपने अटेम्प्ट 3 किया तो 6 मार्क्स मिलेगा, अगर टोटल अटेम्प्ट किया तो 8 मार्क्स मिलेगा. सर इसमें कभी ब्रीफ वगैरह लिखने का? ब्रीफ वगैरह नहीं, आपके 4 to 5 पॉइंट्स के आंसर होंगे, लॉजिकल आंसर होंगे. आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है तो राइट लॉजिकल एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स. देन वी गो फॉर एक्टिविटी बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चंस. जो आपको आता है क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है. तो दिस इज द सेक्शन वेयर यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. आपको 8 में से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करना है, जहां पे 4 केमिस्ट्री का होगा और फिजिक्स का होगा. इच विल बी ऑफ 3 मार्क्स. अगर आपने 5 अटेम्प्ट किया तो 15 मार्क्स, और विथ ऑप्शन आप अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो इट विल बी फॉर 24 मार्क्स. दिस इज द पार्ट वेयर यू कैन स्कोर मैक्सिमम, बिकॉज यहां पे कहीं पे भी ब्रीफ नहीं आता साइंस वन में. यू हैव टू राइट लिटरली on the basis of diagram, activities, 3 लाइन 4 लाइन में you will get the marks. Then we have question number 1, जहां पे आपको 2 में से एक अटेम्प्ट करना है, एक फिजिक्स का होगा और एक केमिस्ट्री का होगा. सो आप एक अटेम्प्ट करोगे आपको 5 मार्क्स मिलेगा. दोनों अटेम्प्ट कर रहे हो तो इट विल बी ऑप्शन, बट एक ही काउंट होगा. एग्जाम में वही काउंट होता है जितना उन्होंने बोला हुआ है. तो दिस इज द पेपर पैटर्न. ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है. क्वेश्चन नंबर 1AB, 2AB, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. टोटल मिला के कितना मार्क्स होता है? 40 मार्क्स का हमारा पेपर है. एंड यू नो ये साल हमारे कुछ 25% पोर्शन भी डिडक्ट हो चुके हैं. तो वी विल गो फॉर सच क्वेश्चंस जो 3 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क की कौन से क्वेश्चंस बनते हैं. सो लेट्स हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपके स्क्रीन पे ये जो डायग्राम आ रहा है, सबको पता चल गया होगा क्लास ये कौन सा डायग्राम है, कौन से रिलेटेड है. Yes, the concept is related to Kepler's law. The question is, if x, y, z are the speed of revolution, मतलब मान के चलते हैं x, y और z स्पीड्स बता रहे हैं at point A to B, point C to D and E to F.
then which of the following relation is true? Yes, काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर ए, you're right. जितना डिस्टेंस सन के पास में वहां पे स्पीड ज्यादा और जितना सन से डिस्टेंस दूर है वहां पे स्पीड कम. तो अगर ए से लेके बी तक एक्स है, सी से लेके डी तक वाई है और ई से लेके एफ तक जेड है, तो ए बी पे सबसे ज्यादा स्पीड होगा देन एट सी टू डी, देन एट ई टू एफ. तो ऑप्शन ही से यहां पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. सेकेंड, करेक्ट रीराइट केप्लर्स थर्ड लॉ. The period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the distance of the planet from the sun. इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सोचो. यस, काफी लोगों को लगा होगा सर इसमें दो वर्ड्स गायब है. यस, गायब है. द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, सिर्फ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन नहीं. यू नो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब and cube of the mean distance, not just the distance, it should be mean distance. So यहां से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे, टोटल हो गया आपका 3 मार्क्स. सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन फ्री फॉल. जो वर्ड बोल रहा है फ्री, वहीं से हमें समझ में आ रहा है, शायद से 9th स्टैंडर्ड में भी था. मैंने बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट्स मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल. सर व्हाई फ्री फॉल? बिकॉज बस ग्रेविटी आ रहा है, दूसरा कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, ना एटमॉस्फेरिक फोर्स है, ना कोई दूसरा फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी. इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल. 1 मार्क्स मिल गया डेफिनेशन का. सेकेंड, which of the following is not an example of free fall? Parachute jumping, artificial satellites revolving around the earth, earth revolving around the sun and moon revolving around the earth. सोचो जरा कौन सा ऑप्शन होगा. यस, जितने लोग भी सोच रहे हैं ऑप्शन सी, आप लोग राइट हो. सर ऐसा क्यों? बिकॉज सैटेलाइट्स, अर्थ और मून सब फ्री फॉल में, उनके ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. अर्थ सन की ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है, मून अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं. बट पैराशूट जंपिंग पे तो दोनों फोर्स आता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी आता है और एटमॉस्फेरिक फोर्स भी लगता है. तो वहां पे दो फोर्स आ रहे हैं पैराशूट जंपिंग में, इसलिए पैराशूट जंपिंग फ्री फॉल के कैटेगरी में नहीं आता. ओके, सो ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हो गए आपके. थर्ड क्वेश्चन, the force of gravitation between the two bodies of irregular shape is taken. Yes, that is a center of mass. Option is A. The distance between two bodies triple. क्या बोला है? दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस ट्रिपल हो चुकी है, 3 गुना बढ़ चुका है. हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज? हम सब जानते हैं कि अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, बिकॉज फोर्स एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो आधा क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो चुका है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम आएगा. बट इसको सॉल्व करके कैसे बताना है? वी हैव अ फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. यस, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. हमने d स्क्वायर की जगह पे 3d द होल स्क्वायर लिखा. क्यों सर 3d द होल स्क्वायर? बिकॉज डिस्टेंस ट्रिपल हो चुका है. तो 3d का स्क्वायर कितना होगा? 9d स्क्वायर. तो 1/9 को बाजू में ले लो, जो G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर बचा हुआ है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं. तो दैट इज 1/9f. तो डिस्टेंस रेड्यूस हो चुका है, 1/9 से रेड्यूस हो चुका है. The mass of m2 was reduced to 50% and the force exerted by m1 on m2 was found to be 20 न्यूटन. m2 का मास 50% हमने कम किया और m1 m2 के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. तो बताओ what is the force exerted by m2 on m1? m2 m1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? द आंसर विल बी सेम. द फोर्स एक्टेड बाय m2 on m1 is 20 न्यूटन. क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ? आई एम सो सॉरी, इट्स न्यूटन थर्ड लॉ. व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ सेज? द न्यूटन थर्ड लॉ सेज every action has an equal and opposite reaction force. तो अगर m1 m2 के ऊपर 20 न्यूटन लगा रहा है तो m2
M1 के ऊपर भी 20 न्यूटन ही लगाएगा। Now, the center of mass of an object having uniform density is at its, कहां पे आएगा? Center of mass कहां पे belong करेगा? Yes, the option is right. It is at centroid. Complete the following for an object of mass m. अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और वही बहुत दूर एट इंफिनिटी जाने पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अगर आपने एस्केप वेलोसिटी सॉल्व किया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व किया हुआ है, तो याद रखना एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन है मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी needed by an object projected upwards to overcome Earth's gravitational force. And not fall back on Earth is called as escape velocity. तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अब ढूंढते हैं। अगर एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन उन्होंने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? -gmm अपॉन आर। 1 मार्क का डेफिनेशन और ये 2 मार्क का नीचे का एक्टिविटी। Now, an artificial satellite is shifted from Leo to Hio. How will the value of gravity vary? अब ये पूछ रहा है कि वो लियो से हियो में जा चुका है, लोअर अर्थ ऑर्बिट से हायर अर्थ ऑर्बिट में जा चुका है। मुझे ये बताओ डिस्टेंस कम हो रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। यस, डिस्टेंस बढ़ रहा है बिकॉज वो लियो से हियो में जा रहा है। और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ग्रेविटी क्या होगा? ग्रेविटी कम होगा। इफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज शिफ्टेड फ्रॉम लियो टू हियो, द ग्रेविटी वैल्यू विल डिक्रीज। सर ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने पहले ही देखा हुआ है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब अगर ग्रेविटी कम तो डिस्टेंस ज्यादा, और या डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा। If the mass of Earth is double and its radius is half, then what is the value of gravity? क्या बोल रहा है? अर्थ का मास डबल हो चुका है और रेडियस हाफ हो चुका है, तो ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखेंगे gm अपॉन आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अर्थ का मास डबल कर देंगे, तो 2gm, अर्थ का मास डबल 2gm। एक्चुअली 2m के बाजू में आना चाहिए था, बट ये मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 हम लोग g के बाजू में रखें। और रेडियस कितना हो चुका है? हाफ हो चुका, तो r अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? 2gm अपॉन आर स्क्वायर बाय 4। तो ये जो 4 है 4 न्यूमिनेटर में चले जाएगा। न्यूमिनेटर में ऑलरेडी एक नंबर बैठा हुआ है 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 8gm अपॉन आर स्क्वायर। gm अपॉन आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? g लिख सकते हैं। तो अगर अर्थ का मास डबल हो गया और रेडियस हाफ हो गया तो ग्रेविटी 8 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगी। यस, डन कॉन्सेप्ट। If the mass of body is double and the radius is half, what will be the value of g at the center of the earth? सेंटर पे कितना होगा अगर मास डबल हो चुका है और रेडियस हाफ चुका है? काफी लोगों के मन में आ रहा होगा आंसर, सर सेम पिछले ही जितना। नहीं, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंटर पे कितना है, तो सेंटर पे तो 0 होता है ना। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 0, बिकॉज सेंटर पे हम लोग मास कंसिडर करते हैं 0, तो ग्रेविटी इज ऑल्सो 0। Now the question is from effects of electric current chapter. Read the question and try to answer. So complete the diagram of magnetic lines of forces passing through a solenoid. ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर काफी लोगों को जो माइंड में है वो सही था आंसर, कि अगर इसका डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जहां पे लेफ्ट की तरफ जो पॉजिटिव साइड है वहां पे साउथ पोल, और जो नेगेटिव तरफ है उसके यहाँ पे नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू
साउथ पोल। तो जितने लोगों ने भी 30 या 40 सेकंड के गैप में एक रफ डायग्राम बनाया और अगर आपका डायग्राम ऐसा मैच हो रहा है देन यू आर राइट। ओके क्लास, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? काफी लोग बोलते हैं सर स्प्रिंग लेग के जैसा होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जब हम उसके अंदर करंट पास करते हैं, तब करंट पास करने पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। सो मैंने कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग, ऊपर एक कोटिंग लगा रहे हैं, इज वुंड इन अ चेन ऑफ लूप्स is something called as solenoid. What is the nature of magnetic field inside the solenoid? Solenoid के बीच में nature of magnetic field कैसा होगा? जो गैप दिख रहा है ना यहाँ पे बीच में गैप, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? So the magnetic lines of forces inside a solenoid are parallel to each other. नाउ यहाँ पे ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे एक मैग्नेट है लेफ्ट में और राइट में एक रॉड है, बीच में एक वायर है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एक ही साथ? नहीं नहीं, ये दो अलग अलग केसेस है, एक बार अपवर्ड एंड दूसरे बार में डाउनवर्ड केसेस है। So they are asking what is the direction of the force experienced by the conductor when the direction of current is downward. अगर करंट नीचे जा रहा है तो ये जो वायर है ना, वायर वायर कहां पे मूव होगा, इनवर्ड की आउटवर्ड, फोर्स कहां पे आएगा? So when the current is downward, the force experienced by the conductor is outwards. कैसे? अगर करंट नीचे जा रहा है तो टेक योर लेफ्ट हैंड, टेक योर लेफ्ट हैंड और उसमें 3 फिंगर स्ट्रेच करो और उसको स्क्रीन के सामने रखो। आपका जो मिडल फिंगर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, तो मिडल फिंगर का नीचे थंब देखो, थंब आपका बाहर की तरफ जा रहा है, मैग्नेट के पास रख के चेक करो, तो थंब बाहर की तरफ जा रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज आउटवर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन, इफ द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इनवर्ड, अब वायर अंदर की तरफ आ रहा है, फोर्स इज इनवर्ड, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? यस, सिंपल है, लॉजिक है कि जब करंट नीचे जा रहा था डाउनवर्ड, द फोर्स वाज आउटवर्ड्स। अब इस बार फोर्स इनवर्ड्स है तो ऑब्वियस ही बात है द करंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये सब कैसे पता चलेगा? Which rule help us to find the force experienced by current carrying conductor in the above diagram? हमें बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा। अच्छा, फ्रॉम डायग्राम बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पे राइट साइड में एक डायग्राम बना हुआ है, ऑफ कोर्स दैट्स अ डायग्राम ऑफ मोटर बिकॉज उसके अंदर बैटरी लगी हुई है नीचे, ठीक है, करंट की मदद से वो मूव करेगा।